तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर का हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं लास्ट क्लास की वीडियोस में, और मैंने लास्ट क्लास की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डायरेक्ट जाके आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर और भी चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट जाके वहां से भी देख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है परिक्रियाओं और ढांचों में सुधार, यानी कि लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके अंदर सुधारों की बातें उठ रही थी कि ये सुधार होना चाहिए और ये सुधार होना चाहिए। कई सारे देश भी इसके संग थे, और साथ साथ ये भी था कि जो देशों के अंदर बदलाव आ रहे हैं हमारे, जब इसका गठन हुआ था तब देशों की स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है, उसके मुताबिक क्या क्या बदलाव आने चाहिए। तो बेसिकली जो आने चाहिए बदलाव अभी आए नहीं है, वो टॉपिक पढ़े थे हमने लास्ट क्लास की वीडियो में। अब उसके अंदर से क्या क्या बदलावों की मंजूरी रखी गई या फिर सुने गए, वो इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक का नाम है प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार। इसका मतलब देखो, सुधार होना बेहद आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है। वातावरण के साथ जैसे हमारा वातावरण चेंज होता है उसी के मुताबिक क्या है, हमें भी चेंज होना पड़ता है। ऐसी जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चीजें बदल रही हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी थोड़ा बदलना चाहिए। ऐसी मंजूरी ऐसी बातें सुनते सुनते उसने एक बैठक बिठाई संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर और मंजूरी रख दी कि जो जो आप सुधार चाहते हैं उन्हें हमें बताएं। तो 1992 के अंदर इसकी मंजूरी रखी गई थी, और इसके अंदर सबसे ज्यादा मंजूरी जो रखी गई थी, सबसे ज्यादा बातें जिस पर हुई थी वो कौन सी थी। पहली ये थी कि इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों की छाप होती है। ठीक है, ये वास्तविकताओं और सुरक्षा परिषद की नुमाइंदगी करता है, साथ साथ सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कि ये होना चाहिए। इसके फैसले पर गिने चुने मुल्कों का दबदबा रहता है। तो ये सब कुछ बातें थी, आपको नोट्स में भी शो हो रही होंगी। तो इन पे ज्यादा दबाव रखा गया था कि ये कुछ ज्यादा ही होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। और क्या था, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सवालों को मद्देनजर रखते हुए 1997 के अंदर इसकी जांच करने के लिए भेज दिया गया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये जो सवाल आए थे, ये बातें आई थी, इनके ऊपर मंजूरी रखी और इनको मद्देनजर रखते हुए 1997 के अंदर इसके अंदर जांच करने का आदेश दिया गया। और साथ साथ ये कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर न्याय आरंभ करवाए या फिर लॉन्च करवाए, कुछ भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या सुरक्षा परिषद के अंदर नए सदस्य ज्वाइन होने चाहिए, और होने चाहिए तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये कब था, 1997 के अंदर जो कार्रवाई हो रही थी उसके अंदर ये बदलाव आए थे कि भाई अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो देश ऐड होंगे उनके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। पहली क्या, बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अधिक योगदान हो, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र मानवाधिकार का सम्मान करता है। ये देश ऐसा ही अपने भूगोल अर्थव्यवस्था संस्कृति के हिसाब से दुनिया की विविधताओं की नुमाइंदगी करता है। तो बेसिकली ये सब मानदंड निकाले थे इन लोगों ने कि ये जो अब हमारे देश ऐड होंगे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, उनके अंदर ये सब चीजें जरूरी होनी चाहिए, ऐड ऑन होनी चाहिए। बट ये एक हद तक ठीक भी थे ताकि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास हो सके, बट ये एक हद तक ठीक भी नहीं थे। क्यों, क्योंकि सभी एक ही देश के अंदर इन सभी चीजों का कॉम्बो मिलना वो काफी मुश्किल है। देखा जाए तो कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी जनसंख्या तो काफी बड़ी होती है, आकार भी काफी बड़ा होता है, बट क्या होता है उनका विकास नहीं होता, है ना, ज्यादा सक्षम नहीं है वो देश। ऐसे हम अगर जापान को ले लें, जापान का क्षेत्रफल बहुत कम है, जनता बहुत कम है, बट देखा जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था जो है वो काफी बढ़िया है। ऐसे हम देखा जाए तो भूगोल आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, किसी के पास सैन्य शक्ति ही नहीं है ना। जैसे जापान के पास सैन्य शक्ति नहीं है, उसका दायित्व किसने उठा रखा, अमेरिका ने। ऐसे अगर हम देखा जाए चीन को देखा जाए तो चीन के अंदर आकार भी है और उसकी जनसंख्या भी, बट उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसके पास आकार है, उसके पास क्षेत्रफल है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। आज ही किसी देश के देखा जाए तो उसकी क्षेत्रफल छोटा है, जनता ज्यादा है, तो कैसे ग्रो करेगा वो। तो कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि एक देश के अंदर सभी चीजों का फुलफिल होना काफी मुश्किल है। कोई देश कैसे ग्रो कर रहा है और कोई देश कैसे ग्रो कर रहा है, दोनों की स्थिति अलग हो सकती है। ऐसी देखा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी बेहद कम है, वेट ढीली है, बट सैन्य शक्ति उसकी बहुत मजबूत है, उसके पास परमाणु हथियार भी है ना। बांग्लादेश की बात की जाए और भी देशों की बात की जाए तो बेसिकली किसी के अंदर कुछ मिलेगा तो किसी के अंदर कुछ। तो ऐसे ही ना बताया गया है कि भाई एक तरह से सब चीजें ठीक भी हैं कि भाई योगदान करे हमारे बजट के अंदर, जिन्हें ये सब कंडीशन होनी चाहिए उसके अंदर, बट ये एक तरह से ठीक भी नहीं है क्योंकि एक ही देश के अंदर इन सभी चीजों का कॉम्बो मिलना मुश्किल है। सो इसके अंदर देश भी एड ऑन नहीं होंगे। और क्या बता रखा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक
इससे संबंधित एक मामला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का है, या उदाहरण के लिए कुछ मत था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेध अधिकार, यानी कि अब बात हो रही है वीटो पावर की, समाप्त होनी चाहिए। इससे संबंधित एक मामला और निकला और इस पे मत आया कि भाई निषेध अधिकार यानी वीटो पावर को समाप्त कर देना चाहिए। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर फॉर एग्जांपल 193 देश हैं। एग्जांपल क्या ये है ही 193 देश। अब 193 देश के अंदर फॉर एग्जांपल 5 देशों के पास वीटो पावर है। अब 193 देश किसी फैसले के विपक्ष में क्या कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, और उनमें से एक वीटो पावर वाले ने कह दिया कि भाई ये फैसला नहीं होगा, ये होगा, तो जो वीटो पावर वाला देश कहेगा उसको माना जाएगा, ना कि 193 देश जो कह रहे हैं उसको। तो इसीलिए वीटो पावर का इतना बड़ा महत्व वो होता है कि अगर सारे देश उसके खिलाफ हों और एक अकेला वीटो पावर वाला ये कह रहा हो कि भाई ये नहीं ये होना चाहिए, तो वही होता है। तो इसलिए इसके खिलाफ मत आए थे कि इसको खत्म कर देना चाहिए। बट पूरे विश्व के अंदर ये काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था, इसको खत्म करना काफी मुश्किल है। अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो इसकी पैराग्राफ के अंदर आंसर ज्यादा, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसीलिए अस्थाई 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। अब हम देखो टॉपिक पढ़ते हैं स्थाई और अस्थाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली वीटो पावर का टॉपिक सुन लिया हमने, और साथ साथ जो मानदंड निकाले थे उसका भी टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे स्थाई और अस्थाई। देखो अस्थाई सदस्य वो होते हैं जो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं तथा इसकी अवधि के बाद इनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन होता है। इसका मतलब ये है कि अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, और 2 सालों बाद इनकी सीट के लिए एक नया चुनाव होता है कि कौन इसकी सीट का दायित्व उठाए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विश्व के सभी देश इसके प्रतिनिधित्व कर सकें, इसका पार्ट बन सकें। एक तो पार्ट ये इसके लिए होता है 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य। और सबसे बड़ी बात यह कि अस्थायी सदस्य सिर्फ अपना मत कैसे देते हैं, एक वोट के आधार पर। अगर एक बैठक हो रही है और वहां पे स्थायी सदस्य बैठे हैं और अस्थायी सदस्य बैठे हैं, तो अस्थायी सदस्य अपना अपनी बात कैसे रखेंगे, एक वोट के जरिए। हर देश को एक वोट मिलता है कि आप वोट करो इसके खिलाफ या इसके फेवर में। तो और दूसरी चीज ये, इन देशों के पास जो अस्थायी देश होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती, वो सिर्फ मत कर सकते हैं। अगर वीटो पावर वाले देश ने उसको गलत ठहराया तो उसको गलत ही माना जाता है। तीसरी बात ये कि जो अस्थायी देश होता है जो पहले से इसका पार्ट बन चुका है, फॉर एग्जाम्पल भारत इसका पार्ट बन चुका है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये, भारत एक अस्थायी देश रह चुका संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब 2 साल बाद भारत हट गया, किसी और ने चुनाव लड़ लिया उसका और उसने वो सीट ले ली हासिल करके। बट अब हम दोबारा इसका चुनाव नहीं कर सकते, यानी जो देश एक बार इसका स्थायी सदस्य बन गया है अस्थायी, वो दोबारा नहीं बन सकता। तो ये टॉपिक्स होते हैं हमारे। और क्या बता रखा है इसके अंदर, स्थायी सदस्यों में से कोई सदस्य अपना निषेध अधिकार का प्रयोग कर वीटो पावर जिसको बोला जाता है, तो वह किसी भी फैसले को रोक सकता है, भले ही स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य ने उस फैसले के विपक्ष में मत क्यों ना दिया हो। तो ये सब हमारे टॉपिक्स थे कि बेसिकली उसने सुधार करने के लिए जांच तो करवाई, बट उसके अंदर क्या क्या कमियां थी और क्या वीटो पावर थी, स्थायी अस्थायी देश क्या थे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो हमारे इसी पैराग्राफ से, इसी टॉपिक से बनते हैं कि इन सब चीजों में से जो जांच करवाई थी उनमें क्या क्या टॉपिक्स थे, जो बातें उठी थी, जिनकी मंजूरी दी गई थी 1992 के अंदर, वो कौन कौन से टॉपिक्स थे, और वीटो पावर क्या होता है, स्थायी अस्थायी देश क्या होता है। तो बेसिकली अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, समझी होगी, तो आप भी सब बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बेसिकली ज्यादा टॉपिक्स है नहीं उस क्लास के अंदर, छोटे से टॉपिक बचे हैं 2 टॉपिक। सो आज की क्लास की आपको पूरी समझ में आई हो, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।